हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10th बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस का दूसरा लेसन रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस का पहला लेसन न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, देन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल। एनिमल में हम पढ़ेंगे अमीबा के केस में, फिर फिश में, उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन में कैसे होता है रेस्पिरेशन। देन हमें पढ़ना है रेट ऑफ ब्रीदिंग, और लास्ट में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ रिकॉल करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एसिमिलेशन के बाद जितनी भी फूड होती हैं वो फूड जाती हैं सेल के पास, जहाँ सेल उसे यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज कराता है। वह एनर्जी यूज होता है सेल या बॉडी के ग्रोथ में और रिपेयरिंग में। तो आज हम जानेंगे कैसे सेल फूड को यूज करके एनर्जी रिलीज कराता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब फूड से किस तरह से एनर्जी रिलीज कराई जाती है, कैसे एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व्स इन द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टेकिंग ऑफ एयर, और वी कैन से टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, उसके बाद उस ऑक्सीजन को सेल यूज करता है और फूड को बर्न करके एनर्जी को रिलीज कराता है। जब एनर्जी बनता है तो एनर्जी के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। तो इन सभी वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने की होती है थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट से। फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सेल के पास जाता है, और इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जाता है सेल के पास। उसके बाद सेल इस फूड को तोड़ता है और क्या बनाता है, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आज हम जानेंगे किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे सेल इस एनर्जी को तोड़ता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर हम बात करें अब दूसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और पूरी की पूरी होल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, तो उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है। अब हम समझते हैं ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें सिंपली ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और CO2 बॉडी से बाहर निकलती है। बट इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि ब्रीदिंग भी इंक्लूड होती है। मतलब पहला केस होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को ऑक्सीडाइज कराना और देन CO2 को रिलीज कराना। तो ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। फिर ब्रीदिंग होती है लंग्स में, जबकि रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 एंड वाटर। बट इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे फूड यानी कि ग्लूकोज टूटता है CO2 और वाटर में, जबकि इस केस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। अब हम समझते हैं कि एनर्जी बनने के बाद सेल में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है और कैसे होती है। तो जैसे ही किसी सेल में एनर्जी बनती है, वह एनर्जी ADP को और फॉस्फेट को आपस में बाइंड करने का काम करती है और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, दैट इज कॉल्ड ATP। तो ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ADP। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ATP है, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल प्रोसेस। मीन्स जब हम कोई सेल में एनर्जी बनता है तो स्टोर किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में। ATP फिर टूटता है और एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। मतलब जब जब रिक्वायरमेंट होती है सेल को एनर्जी की, उस टाइम फिर ATP टूटेगा ADP प्लस फॉस्फेट के फॉर्म में, जिसमें कि कुछ एनर्जी निकलेगी जिसका अमाउंट 30.5 किलो जूल पर मोल होगा।
मतलब 1 मोल एटीपी टूट के देगा 30.5 किलो जूल। तो अगर एक फॉस्फेट हो उसे कहेंगे मोनोफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 हो फॉस्फेट दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 हो तो कहेंगे उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस का जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं तो उस टर्म्स को समझते हैं हम इजीली। तो देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर टूटता है तो कैसे टूटता है उसके लिए स्टेप वाइज दी गई है प्रोसेस के बारे में। और ये प्रोसेस होने के बाद में ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन वाले एक मॉलिक्यूल में जिसकी अमाउंट 2 होती है। ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन? 6। यहाँ जो प्रोडक्ट है डेट इज कॉल्ड पायरूवेट, इसमें होते हैं 3 कार्बन। तो इट मीन्स पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तब जाके इसका ये पूरा बैलेंस होगा। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट बनाता है। ओके, ये कैसे होता है ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जब ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे कहेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद पायरूवेट या पायरूविक एसिड जाता है अगले साइकिल में दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ये भी आपको क्लास 11th में पढ़ना है। यहाँ भी क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और उसके बाद ये लास्ट स्टेप में जाता है जिसे हम कहते हैं ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी कुछ क्या होती हैं, एटीपी बनती हैं। अब एटीपी बनने के बाद हम समझ लेते हैं कि कौन से स्टेप में कितनी एटीपी बनती है, हमें यही याद रखना है। तो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस जिसमें 2 एटीपी बनती हैं। ये स्टेप सब में होती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें पहला स्टेप कॉमन होता है। अब हम देखें तो जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन, कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करता है और किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसे कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। बट कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि विदाउट या लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्लूकोज को तोड़ लेती हैं, जिसे हम कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन। इसके बाद इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है अभी बात करेंगे हम। तो देखिए इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज गेट्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द CO2 एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन, बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज गेट्स पार्शियली ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट में अगर देखा जाए तो जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता है ऑक्सीजन, उस केस में ग्लूकोज टूटता है इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन ह्यूमन केस कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी सेल को, जैसे कि जब आप दौड़ते हो या कोई फिजिकल काम करते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। इन दैट केस जो एनर्जी फॉर्म होता है वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है और ग्लूकोज टूटता है पार्शियली और बनाता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी तो बनता है बट अमाउंट कम रहता है वहाँ एनर्जी का। तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं एनर्जी लेवल का, तो इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनर्जी कंटेंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा है एनारोबिक कहाँ होती है? इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल हो गए अर्थवॉर्म, ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई। इसके बाद एनारोबिक का एग्जाम्पल हो गया, एक तो ईस्ट हो गया, दूसरा कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी होती हैं और ह्यूमन केस में भी कभी कभी होता है जब हम फास्ट वर्क करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं या रनिंग करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज टूटता है पहले इन द फॉर्म ऑफ पायरूविक एसिड, फिर ये जाता है क्रेब्स साइकिल में जहाँ पे CO2 निकलता है और फिर ये जाता है ETS साइकिल में जहाँ 36 ATP बनती है। मतलब इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल 38 ATP बन रही है। ठीक है, यूज़ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। और रिलीज क्या हो रहा था? जैसा कि हमने देखा रिलीज हो रहा था CO2 और H2O। अब हम देख लेते हैं एनारोबिक केस में, तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ भी कॉमन है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ भी क्या होगा? रिजल्ट बनेगा पायरूवेट। ठीक, अब यहाँ से 2 केस होंगी, या तो उसे बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिले तब वो बनाएगा CO2 प्लस इथेनॉल। अगर उसे पार्शियल मिलता है ऑक्सीजन तब वो बनाएगा लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। तो इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। अब हम समझते हैं पूरे को एक अच्छे से डायग्राम में, जैसे कि ग्लूकोज
6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये टूटता कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्या बनाता है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड पायरूवेट, प्लस एनर्जी देता है, एटीपी देता है, यहाँ भी 2 एटीपी यहाँ देता था। अब हम देखते हैं 3 केस इसके बाद बनता है। फर्स्ट केस में अगर ऑक्सीजन एब्सेंस रह जाए तो उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि एग्जांपल हो गया ईस्ट में। तब प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पे इथेनॉल क्या हो गया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, इनमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2 मोल। ओके, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तब वो टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट है बट कम अमाउंट में है, लैक अमाउंट है, तो वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जैसे कि ह्यूमन के मसल सेल में होता है। लैक्टिक एसिड का कार्बन कितना होता है, 3। तो ये थी पूरी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक और केस के बारे में जो कि कहलाता है मसल क्रैम्प। ये क्या होता है, तो जब भी कोई फिजिकल वर्क करते हैं हम या कोई फास्ट रनिंग करता है, उस दौरान उसे ऑक्सीजन की पूरी अमाउंट नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उसके सेल में या मसल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब ये क्रैम्प दूर कैसे होगा, तो क्रैम्प को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हॉट बाथ। अगर हम गर्म पानी से बात करते हैं, नहाते हैं, तो उससे जो हमारे ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे होता है रेस्पिरेशन, उसको देखना है अब डिटेल में। तो जैसे कि हमने देखा, कोई भी एनिमल हो उसे एनर्जी चाहिए होगा और एनर्जी मिलता कहाँ से है, बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। सेम यही होता है प्लांट केस में भी, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होता है और वो प्लांट एनर्जी कहाँ से लेती है, बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो यहाँ भी सिंपली प्लांट यूज करेगा ऑक्सीजन को और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सी हो गई, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू देयर ब्रांचिंग। प्लांट्स में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जिस वजह से प्लांट की जो एरिया है वो बढ़ जाती है और उसके बाद जो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब हम समझते हैं एक और प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जो कि अभी बहुत यूज होने वाला है। तो डिफ्यूजन क्या होता है देख लेते हैं। डिफ्यूजन के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मीडियम ए है, दूसरा मीडियम बी है और दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल है। परमिएबल मतलब जो कि कोई भी मॉलिक्यूल को ईजिली आर पार हो जाने देता हो। ठीक है, आप समझते हैं कि ए में कुछ मॉलिक्यूल रख दिया हमने जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, जबकि बी में उसकी अमाउंट कम है। ठीक है, तो अब हम अमाउंट को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो हम बोलते हैं कि ए में जो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो मूवमेंट किधर होगी, तो ऑलवेज फिजिक्स का लॉ कहता है कोई भी मॉलिक्यूल मूवमेंट करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स जिधर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा मॉलिक्यूल उधर से मूव करेगा जिस तरफ में मॉलिक्यूल की अमाउंट कम होगी। तो आगे इसका यूज होगा जहाँ समझेंगे डिटेल में हम। तो प्लांट्स नीड मच ऑक्सीजन विच इज़ सप्लाइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। आई होप आप सब समझ गए होंगे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल के केस में, दोनों का कंपेयर कर लेते हैं एक बार। तो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि रूट, लीफ और स्टेम, इन सभी में होता है रेस्पिरेशन। बट एनिमल के केस में एक प्रॉपर ऑर्गन होता है जिसमें केवल स्टेप्स होती हैं रेस्पिरेशन की। जैसे अगर हम बात करें अर्थवॉर्म के केस में, तो अर्थवॉर्म का केवल स्किन ही होता है जिससे कि रेस्पिरेशन होती है, लेकिन प्लांट्स में रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है और स्टेम से भी होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं, CO2 और O2। देखिए जो प्लांट है, प्लांट के रूट में भी और स्टेम में भी प्लस लीफ में भी होता है रेस्पिरेशन। ओके, तो जो रूट है वो सीधे होता है कांटेक्ट में एयर के इन द सॉइल। ओके, तो जो सॉइल है वहाँ पे
रूट का हेयर होता है, रूट में हेयर होता है, रूट हेयर। तो रूट का हेयर डायरेक्टली होता है कांटेक्ट में सॉइल के, जहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो इस केस में जो ट्रांसफ़र है गैस का, वो काफ़ी कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है उसको, ओके। बट ह्यूमन में क्या होता है या कोई भी एनिमल में क्या होता है, पहले वो एंट्री करता है ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के थ्रू, समझते हैं ह्यूमन के केस में नॉस्ट्रिल से एंट्री करता है और वो जाता कहाँ है, लंग्स के पास। फिर लंग्स से जाता है ब्लड में, ब्लड से जाता है सेल में, जहाँ सेल यूज करती है, फिर उसको वापस CO2 रिलीज करती है वहाँ से, तब जाके फिर वो वापस बाहर निकलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें गैस को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। बट प्लांट केस में स्टेम के पास जस्ट स्टेम भी रहता है इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, लीफ भी है इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, और रूट तो ऑलरेडी है सॉइल के कॉन्टेक्ट में जहाँ पे एयर प्रेजेंट रहती है। तो इसमें जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है एयर को, वो काफ़ी कम होता है। बट एनिमल में डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब हम बात करते हैं कि रूट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो रूट्स होता कहाँ है, सॉइल के अंदर, ग्राउंड लेवल के अंदर होता है रूट्स। तो रूट्स जहाँ प्रेजेंट है एयर में, छोटे पार्टिकल होते हैं जहाँ पे बीच में खाली जगह होता है, जिसे हम पोर कहते हैं, और उस पोर में ऑक्सीजन भरा रहता है। रूट का एपिडर्मिस पार्ट होता है रूट हेयर, जो कि सीधे होता है कांटेक्ट में ऑक्सीजन के। रूट हेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है रूट सेल को। फिर रूट सेल उस ऑक्सीजन को यूज करती है, एनर्जी बनाती है, और एनर्जी के साथ कुछ CO2 निकलता है, और ये CO2 और वाटर फिर से उसी रूट हेयर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है। तो देखिए, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था उसमें हमने पढ़ा था कि ऑलवेज जो मूवमेंट होगा वो होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जो यहाँ पे जो स्पेस है, खाली स्पेस जिसमें कि एयर प्रेजेंट है, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एयर का ज़्यादा है, क्योंकि रूट के हेयर के पास में एयर कहाँ से आएगा, कोई कहीं से एयर नहीं है उसके पास। इसलिए जो मूवमेंट होगा वो होगा आउटसाइड टू इनसाइड। अब हम बात करें तो आउटसाइड से इनसाइड जब मूवमेंट होगा तो बाहर में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है, 21%। अंदर में ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। फिर जब सेल यूज कर लेगा ऑक्सीजन को, और जब CO2 निकलेगा, जब CO2 यहाँ वापस आएगा, तो उस केस में जो CO2 का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंटल CO2। इसलिए CO2 क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द हेयर्स एंड रिलीज ऑल अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर द रेस्पिरेशन। CO2 gas produced in the cell of the roots moves out through the same root hair by the diffusion. If एक और केस बनता है जो कि समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है या फिर वहाँ पे बाढ़ आ गया है, तो उस केस में जो स्पोर्स हैं एयर के, वहाँ पे क्या भर जाएंगे, अब वाटर। तो वाटर जो है, जितने भी एयर्स होंगे उसको एक्सपेल कर देगा, वहाँ से हटा देगा और अपना जगह खुद ले लेगा। तो अब जहाँ से रूट को एयर मिलना चाहिए था, वहाँ क्या मिल गया, अब वाटर। तो इस केस में क्या होता है कि रूट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एनारोबिकली, और क्या बनता है, अल्कोहल। ऐसे में जो रूट्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं। जब रूट डेड करेगा तो प्लांट भी डेड कर जाएगा। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं स्टेम में कैसे होता है रेस्पिरेशन, उसको देखते हैं। तो इन द स्टेम कुछ सॉफ्ट स्टेम होते हैं, कुछ हार्ड स्टेम होते हैं। जैसे कि हर्बेसियस स्टेम होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। तो हर्बेसियस स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सिंपल प्रोसेस होता है फ्यूजन का। और वो स्टेम हार्ड होती हैं जिनमें बार्क होता है, उनके बीच छोटे छोटे होल होते हैं जिसे हम लेंटिकल कहते हैं। तो हार्ड वुडी स्टेम में लेंटिकल की हेल्प से होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ओके, समझते हैं डायग्राम से। तो इन्वायरमेंटल एयर है, ये जाएगा थ्रू द स्टोमाटा सेल के अंदर ऑक्सीजन। ओके, सेल यूज करेगा और क्या बनाएगा, एनर्जी प्लस CO2। फिर ये CO2 कहाँ निकलेगा, स्टोमाटा में जाएगा और स्टोमाटा के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये हो गया सॉफ्ट स्टेम में। अब देखते हैं हार्ड स्टेम में क्या होगा। यहाँ भी सेम है, यहाँ एयर जाएगा थ्रू द लेंटिकल, सेल यूज करेगा, CO2 बनाएगा, CO2 फिर लेंटिकल में आएगा, लेंटिकल से फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस स्टेम की, रेस्पिरेशन की। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन लीफ। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते थे। तो उस स्टोमाटा की हेल्प से लीफ CO2 को गेन करता था और वह CO2 यूज़ करता था इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो अब हम समझते हैं कि वही स्टोमाटा कैसे हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट प्रेजेंट होता है उस समय लीफ CO2 और H2O को यूज करता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये कार्बोहाइड्रेट सेल जो लीफ सेल होती हैं वो ऑक्सीजन को गेन करके इसे ब्रेक डाउन करेगी और क्या बनाएगी, एनर्जी प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये दिन भी होगा और रात में भी होगा, मतलब फूड केवल बनेगा दिन में और फूड टूटेगा दिन में और रात में, दोनों टाइम। तो याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन कब होगा, डे में भी होगा और नाइट में भी होगा, जबकि पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो कब होता है, केवल और केवल दिन में। चेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमाटा। थर्ड है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज एट द नाइट। नेट गैस एक्सचेंज क्या होता है वो देखते हैं। तो डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, डे टाइम में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, और CO2 यूज हो रहा है, ओके। और डे और नाइट की अगर बात करते हैं तो नाइट में ऑक्सीजन इन तो हो ही रहा है और उसके बाद CO2 बाहर भी निकल रहा है। मतलब अगर बैलेंसिंग की बात देखें तो डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 इन होता है, जबकि नाइट टाइम में ऑक्सीजन इन होता है और CO2 बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि एनिमल के केस में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल में मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग था, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो कुछ एनिमल जो कि एक सेल के बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल, तो वैसे एनिमल में सिंपल होता है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ओके, या फिर थ्रू द स्किन। जैसे कि समझते हैं अमीबा के केस में, अमीबा का एक ही सेल होता है और उसके उसी सेल में सारी क्रिया हो जाती है। तो ऑर्गन देख लेते हैं। तो पहला है ऑर्थो में कैसे होता है, स्किन के थ्रू। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश, प्रॉन, मजल, इनमें कैसे होगा, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट में कैसे होता है, स्पाइरेकल और ट्रैकिया के थ्रू। लैंड एनिमल जैसे कि ह्यूमन, बर्ड, लिजार्ड, फ्रॉग होता है तो थ्रू द लंग्स। और इन द केस ऑफ फ्रॉग स्किन भी पार्टिसिपेट करता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसी होनी चाहिए। पहला, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया टू द एनफ ऑक्सीजन। दूसरा है थिन वॉल फॉर द इजी डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद जो सप्लाई है ऑक्सीजन की थ्रू द ब्लड वो फास्ट होनी चाहिए, मतलब ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है एक्वेटिक एनिमल की ज़्यादा होती है, फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों? तो अगर अमाउंट कम रहे ऑक्सीजन की उस केस में जो रेट है वो बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि कैसे एक्वेटिक एनिमल में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ज़्यादा होती है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक मार्केट है जहाँ पे फ्री सेल लगा हुआ है और उस फ्री सेल में कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट वैल्यू बहुत ही कम है और उसका अमाउंट भी कम है। तो उस केस में क्या है, जो कस्टमर हैं उनकी जो डिमांडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो नंबर है वो कम है और कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो रेट हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी, सेलिंग की रेट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वही प्रोडक्ट और वहाँ पे कस्टमर सेम अमाउंट में है तो भी वहाँ पे जो रेट है वो कम हो जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वहाँ की रेट कम होगी, रेट ऑफ ब्रीदिंग कम होगी। लेकिन ऑक्सीजन अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इन दैट केस जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज़्यादा होगी। सेम होता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के केस में। एक्वेटिक के केस में क्या होता है, जितने डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं केवल वही सोर्स होता है टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर प्रेजेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस केस में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो घट जाती है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक एनिमल। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा। सिंपल डिफिजन होती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ही ऑक्सीजन इन करता है और ऑक्सीजन को यूज करता है सेल, उसके बाद जो CO2 बनता है सेम सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर निकल जाता है। तो इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सेम प्रोसेस अप्लाइड फॉर द पैरामीशियम, प्लानेरिया एंड अदर यूनिसेलुलर एनिमल। यहाँ देख सकते हो आप सेल मेम्ब्रेन है जिसमें सिंपली O2 डिफ्यूज हो रहा है,
फिर ये सेल में फैल रहा है जिससे सेल यूज करेगी, और जो CO2 बनेगा और वाटर वो फिर इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थवर्म में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो अर्थवर्म में भी सिंपली है, अर्थवर्म के स्किन थिन होते हैं और मॉइस्ट होते हैं, जिसमें कि ब्लड हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कराने में और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने में। सिंपली ऑक्सीजन इन करता है थ्रू द स्किन और उसके बाद उसे ब्लड सप्लाई कराता है पूरे बॉडी में, जहाँ पे सेल यूज करते हैं उस ऑक्सीजन को और CO2 बनता है रिजल्ट में, जो CO2 को फिर उसी स्किन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हो गई प्रोसेस इन द अर्थवर्म और लीच। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द फिश। फिश के लिए एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड गिल्स। ये गिल्स प्रॉन में भी होगा और मुजल में भी होगा। तो फिश, प्रॉन और मुजल का सेम होता है प्रोसेस। होता कैसे है समझते हैं। तो सिंपली जब फिश अपनी माउथ ओपन करती है उस टाइम माउथ में वाटर जाती है, वाटर में कुछ ऑक्सीजन की अमाउंट भी रहती है जिसे गिल्स फिल्टर कर लेती है और उस ऑक्सीजन को यूज करती है, और उसके बाद वही ऑक्सीजन यूज होने के बाद जब CO2 बनता है तो सेम गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है इन द केस ऑफ फिश। आप यहाँ देख सकते हो वाटर फ्लो थ्रू द माउथ, जिसमें फिश गिल है। फिश गिल क्या करती है, फिल्टर कर लेती है ऑक्सीजन को और उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है थ्रू द ब्लड। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इसे हम पार्ट वाइज समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग। हमने पहले पढ़ा था ब्रीदिंग प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इनसाइड द ऑर्गन। जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो उस एयर में O2 भी रहता है, CO2 भी रहता है। जब एयर नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है बॉडी के अंदर उसे कहते हैं इनहेलेशन, मतलब इन कर रहा है, टेकिंग इन। CO2 बॉडी से बाहर निकलता है उसे कहते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपेलिंग आउट। तो अब समझते हैं कि ब्रीद क्या होता है। तो एक बार हमने सांस लिया और सांस को छोड़ा, इसे कहते हैं वन ब्रीद। मतलब वन ब्रीद इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। हम समझेंगे कि जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो कैसा होता है। तो ब्रीदिंग के केस में जब हम सांस लेते हैं उस टाइम क्या होता है, जो मसल है रिब्स के बीच जो मसल प्रेजेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो रिब केज है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड या फिर आउटसाइड की तरफ मूव करता है। और इसमें क्या होता है कि जो एरिया है वो बढ़ जाता है, प्लस में जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिस वजह से और एरिया बढ़ जाती है। ओवरऑल जो पूरी जो स्पेस है चेस्ट कैविटी की, चेस्ट कैविटी क्या होता है, तो वैसा कैविटी जो कि रिब और रिब केज से बना हो और उसमें लंग्स प्रेजेंट हो, टर्म होता है थोरेसिक कैविटी। सिंपल हम बोलते हैं इसे चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में क्या होता है, अब एरिया बढ़ गया। जैसे ही एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, यहाँ का जो प्रेशर है एयर का वो कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है। जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से एयर ईजिली अंदर इनटेक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन या फिर ब्रीद इन। इसमें क्या हुआ, तो एयर मूव किया इनटू द लंग्स, लंग्स इज नाउ फिल्ड अप विद द एयर एंड ब्रीद आउट के केस में सिंपली जो मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो रिब केज है वो भी डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ चला जाता है। जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो मसल बिटवीन द रिब्स relax, rib cage move downward and inward, diaphragm relax and moves upward. Due to this space is decrease and air pushed out from the lungs. यहाँ पे जब एयर बाहर निकलती है उस केस में जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे CO2 का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट, इसलिए ईजिली मूव कर सकती है बाहर की तरफ। तो अब हम देखेंगे पार्ट वाइज कि ह्यूमन के सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है जो पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में।